एक ऐसा बाघ जो जंगल से नहीं, रेलवे स्टेशन से शिकार करता था, जो इंसानों से नहीं डरता था और मशीनों से भी नहीं। साल 1987, उत्तर प्रदेश का मैलानी और दुधवा का इलाका, जहां एक साया घूम रहा था। इसे लोग कहते थे दुधवा का भूत। ये कोई साधारण बाघ नहीं था। यह इंतजार करता था, समझता था और सही वक्त पर हमला करता था। रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे, यही इसकी शिकारगाह बन चुका था। एक रात रेलवे स्टेशन पर एक सिग्नल मैन अपने कैबिन के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो सिग्नल दे रहा था, पर अंधेरे में कुछ छुपा हुआ था। वो बाघ था जो जानता था कि ये नीचे भी जरूर आएगा। जैसे ही लीवर खींचने की आवाज आई, बाघ सतर्क हो गया और जैसे ही सिग्नल मैन सुभाष कैबिन से नीचे उतरे, वैसे ही बाघ ने उन पे झपट्टा मार दिया और उन्हें घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। यह सब कुछ इतनी शांति से हुआ कि किसी को कोई आवाज नहीं आई। और जब रेलवे मैन सुभाष को ढूंढना शुरू किया गया तो पता चला कि वहां पर कुछ खून के निशान थे। और तुरंत वन विभाग वहां पर पहुंच गया और वन विभाग ने एक सर्च टीम बनाकर जब जंगल में ढूंढना शुरू किया तो वहां पर सुभाष की अधखाई लाश पड़ी हुई मिली। इस घटना ने पूरे वन विभाग और रेलवे स्टेशन के कर्मियों को सकते में डाल दिया था। पहरा और तेज कर दिया गया और इस आदमखोर को ढूंढा जाने लगा। गांव में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। रेलवे स्टेशन पर भी अनाउंसमेंट कर दी गई कि यात्री अकेले उस रास्ते से ना जाएं। पूरे ही दुधवा के इलाके में एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। अब इस आदमखोर को पकड़ना या मारना बहुत जरूरी था। दोस्तों, यह आदमखोर बहुत ही चालाक हो गया था। मानो इसे वन विभाग की सारी गतिविधियां पता हो। मानो इसे पता हो कि वन विभाग इसे पकड़ने या मारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये एक घटना जहां करता था, फिर दूसरी घटना वहां नहीं करता था। ये अपना इलाका बदल देता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया था कि ये काफ़ी घटनाएं कर चुका था और जिसकी वजह से वन विभाग, राम लखन सिंह, इन्होंने 5 टुकड़ियां बनाई थी, जिसमें कुछ शिकारी, कुछ फॉरेस्ट कर्मी थे और 5 ऐसे हॉटस्पॉट जो कि इलाके थे जहां ये घटनाएं कर चुका था, वहां पर पहरेदारी करना शुरू कर दी गई थी। कुछ दिनों तक घटनाएं नहीं हुई क्योंकि शायद ये पता कर रहा था कि पहरेदारी कहाँ कहाँ हो रही है। और जब से पूरी तरह से समझ में आ गया कि इनका पैटर्न क्या है, इसने घटनाओं को शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से इसने सिग्नल मैन सुभाष को कैबिन से नीचे उतरते ही दबोच लिया और घसीटता हुआ जंगल ले जाकर खा लिया, उसी तरह से ये वहां से भी गायब हो गया। अब इसने जो दूसरी घटना की दोस्तों, ये दूसरी घटना बिल्कुल वहां से दूर वापस गांव के इलाके में की, क्योंकि शायद वहां से पहरा कम कर दिया गया था और वहां पर एक बुजुर्ग शाम के समय अपने खेत से वापस आ रहे थे। वे अकेले ही थे और तभी झाड़ियों से कोई आवाज आई। शायद ये आदमखोर वहां पर घात लगाकर बैठा था और इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाते, इस आदमखोर ने उस बुजुर्ग को दबोच लिया और घसीटता हुआ गन्ने के खेत में ले गया। जब काफ़ी देर हो गई और ये बुजुर्ग अपने समय पर घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को काफ़ी चिंता हुई। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और गन्ने के खेत के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पर खून के धब्बे, इन बुजुर्ग की चप्पल और घसीट के निशान देखे और इन्हें समझ में आ गया कि आज इस आदमखोर का शिकार ये बुजुर्ग हो चुके हैं। इन्होंने तुरंत ही वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग रात में वहां जब पहुंचा तो इन्हें बॉडी नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और गन्ने के खेत में एक शेर को, एक लाश को ढूंढना बहुत ही रिस्क वाला काम होता है, बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। तो वन विभाग ने ये डिसाइड किया कि इसे सुबह ढूंढा जाएगा। और जब वहाँ वह सुबह पहुँचे और वहाँ सर्च किया जाने लगा तो गन्ने के खेत में ही
उन बुजुर्ग की करीब करीब 90% खाई हुई लाश मिली। सिर्फ कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले और उनका सर जो था वो मिला। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी इंसिडेंट होते हैं मैक्सिमम, वहाँ पर बाघ जो है वो इंसान का सर नहीं खाता है। उसे इंसान के सर से बहुत डर लगता है। ऐसा कई शिकारियों का और कई जो पुराने जो फॉरेस्ट से रिलेटेड लोग हैं वो मानते हैं कि जो बाघ होता है वो इंसान के चेहरे से बहुत डरता है। इसलिए सबसे पहले वो इंसान का चेहरा यानी कि गर्दन से जो सर होता है वो काट देता है और उसे कहीं दूर फेंक देता है और उसके बाद शिकार को खाता है। तो इस केस में इस बुजुर्ग की सिर्फ कुछ हड्डियां और सर ही मिला, बाकी पूरी बॉडी इस बाघ ने खा ली थी। दोस्तों, अगली घटना ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। ये सारी घटनाएं जो अभी तक इसने 8 या 9 लोगों को मार कर खाया था, ये सारी घटनाएं ही ये शाम होने के बाद रात के अंधेरे में करता था। मगर अगली घटना इसने दिन में ही कर दी। मैलानी का डिपो, जहां पर इसने पहले अर्जुन को मारकर खाया था, जो कि मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया था, वहीं पर दिन दहाड़े इसने एक और मजदूर को मारकर खा लिया था। दोस्तों, क्योंकि इसका पैटर्न रात में मारने का था, तो सारे शिकारी जो होते थे वो सब रात में ज़्यादा एक्टिव होते थे, दिन में वो आराम करते थे। ये सभी गतिविधियों को देख रहा था और एक दिन दोपहर में संतोष जो है वो जल्दी लंच करके काम कर रहा था और बाकी सारे मजदूर जो थे वो लंच अभी भी कर रहे थे। और उसी दौरान ये वापस आया और इसने संतोष को पीछे से दबोच लिया और सीधा उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे घसीटता हुआ जंगल की ओर ले गया। संतोष की चीख की आवाज़ सुनकर जब सारे मजदूर भागते हुए आए तो उन्हें वापस यही टाइगर जो था ये दिखा और संतोष को खींचता हुआ ले जाता हुआ दिखा। और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी एक्शन ले पाए या कुछ भी कर पाए, क्योंकि ये बाघ बहुत बड़ा था और सबको अपनी जान की फिक्र थी। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये थी कि शिकारी और फॉरेस्ट के कुछ कर्मी वहीं से 100 मीटर दूर पर ही आराम कर रहे थे। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो भी अपनी बंदूकें लेकर जल्दी से इसके पीछे गए और जब ये इसके पीछे गए तो ये उस बॉडी को छोड़कर वहाँ से भाग गया। और फिर उसे जब ढूंढा गया तो वो नहीं मिला, क्योंकि जंगल में एक टाइगर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल बात होती है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने अपनी एक किताब में कहा है कि जब एक शिकारी एक बाघ को जंगल में ढूंढता है तो उसे ढूंढने में काफ़ी समय लगता है, मगर उस दौरान वो बाघ उस शिकारी को कई बार देख चुका होता है। ये बात जिम कॉर्बेट ने अपनी एक किताब में कही है। तो दोस्तों, इस संतोष की जो बॉडी थी वो बॉडी तो जंगल में मिल गई, मगर इस शेर का कोई पता नहीं था, इस टाइगर का कोई पता नहीं था। राम लखन सिंह जी, जो कि चीफ थे फॉरेस्ट के, उन्होंने गांव वालों को संपर्क किया और संतोष के परिवार को इस बात पर राज़ी कर लिया कि संतोष की बॉडी को एक रात उस जगह पर ही छोड़ दिया जाए, ताकि वहां पर मचान बांधकर उस टाइगर का इंतज़ार करके उसे मार दिया जाए। दोस्तों, ये जो टाइगर या लेपर्ड होते हैं ये अपने शिकार पर वापस ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये पूरी जो लाश होती है एक बार में नहीं खा पाते हैं, तो इस बॉडी को छुपा देते हैं और फिर बाद में वापस उस जगह पर आते हैं और उस बॉडी का बाकी बचा हुआ मांस जो होता है उसे खाते हैं। परिवार वालों को राज़ी करने के बाद राम लखन सिंह जी ने वहाँ पर उसी स्थान पर एक बड़ा सा मचान बनवाया, जो कि एक पेड़ के ऊपर था, काफ़ी ऊंचा। और उस मचान पर वो शाम होते ही वो और 2 शिकारी, एक अन्य वनकर्मी, ये सभी अपनी बंदूकों के साथ बैठ गए और साथ ही साथ बिली अर्जुन सिंह भी वहां आ गए, क्योंकि बिली अर्जुन सिंह को लगता था कि वन विभाग जो है इन टाइगर्स को डायरेक्टली मार देता है, उन्हें ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश नहीं करता है। तो वहाँ पर एक ट्रैंक्विलाइज स्पेशलिस्ट वनकर्मी भी थे, जिनके पास ट्रैंक्विलाइज करने वाली जो गन होती है वो गन भी थी। सो जिन लोगों को ट्रैंक्विलाइज गन के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो ट्रैंक्विलाइज गन होती है दिखती तो गन की तरह ही है। इसमें डार्ट होते हैं और उस डार्ट में कुछ दवाइयाँ होती हैं बेहोश करने वाली,
और टाइगर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, टाइगर की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी दवाई उसके अंदर डाली जाएगी। और सबसे पहले वन विभाग किसी भी आदमखोर टाइगर को या जिसको भी पकड़ना है उसे ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश करती है, ठीक है। मगर इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है दोस्तों वो ये होता है कि जो डार्ट वाली जो गन होती है उसकी मारक जो क्षमता होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती, काफ़ी डिस्टेंस से नहीं मार सकते हैं। और क्योंकि वो डार्ट जो होती हैं वो काफ़ी पतली डार्ट्स होती हैं, तो कई बार अगर हवा तेज़ चल रही है तो हवा की वजह से निशाना चूक जाता है, या रास्ते में कोई पत्ता आ जाता है, यानी कि जब एम लिया जाता है कोई पत्ता है पेड़ का अगर वो आ जाता है तो भी वो अपनी दिशा से भटक जाती है। और कई बार डिस्टेंस ज़्यादा अगर है तो भी वो छोटी सी जो पिन होती है, जो सुई होती है डार्ट में, वो भी खाल के अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका फोर्स इतना नहीं मिलता है और फोर्स कम हो जाता है डिस्टेंस की वजह से, तो वो बाग के जो स्किन होती है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो डार्ट उसको नहीं लग पाती है और जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं होता है। तो दोस्तों, ट्रैंक्विलाइज करना किसी बाघ को मारने से बहुत ही मुश्किल काम है। सही डिस्टेंस, सही जगह से सही दवाई की मात्रा अगर उसके अंदर होती है तभी वो बेहोश हो पाता है, नहीं तो वो बेहोश नहीं हो पाता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर वो ये होती है कि दवाई की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो टाइगर मर भी सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए एक डॉक्टर भी वहाँ पर होते हैं यूजली, जो कि इस दवाई की मात्रा को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करवाने के बाद मचान पर राम लखन सिंह, बिली अर्जुन सिंह, एक शिकारी और एक गनमैन जो कि स्पेशलिस्ट थे ट्रैंक्विलाइज करने में, ये 4 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। और बॉडी जो थी वो रात में वहाँ पर पड़ी हुई थी और काफ़ी समय हो गया था, रात के करीब 10 बज चुके थे, मगर इस टाइगर की कोई भी आहट वहाँ पर नहीं आई थी। और वहाँ काफ़ी अंधेरा था। टॉर्च या जो सर्च लाइट होती है वो वहाँ पर जलाकर कंटिन्यूसली नहीं रख सकते, क्योंकि तब टाइगर को पता चल जाता है कि उसे वॉच किया जा रहा है और वो वहाँ आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, वो बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी और बॉडी काफ़ी अंधेरे में, बहुत कम हिस्सा उसका दिख पा रहा था क्योंकि अंधेरी रात थी। और तभी उन्हें एकदम से बहुत तेज़ी से आवाज़ हुई। उन्होंने देखा, जैसे ही सर्च लाइट चालू करके, तो देखा कि वहाँ पर टाइगर जो है वो बॉडी को खाने की कोशिश कर रहा है। और राम लखन सिंह ने जैसे ही गनमैन को कहा, जो ट्रैंक्विलाइज गन लेकर बैठे हुए थे, उसने निशाना लगाया, मगर ये हुआ कि वो निशाना चूक गया, क्योंकि टाइगर को उस गन के चलने की आवाज़ आ गई, क्योंकि ट्रैंक्विलाइज जो गन होती है वो भी थोड़ी सी आवाज़ करती है, तो उससे आवाज़ आ गई और वो टाइगर भागा। इससे पहले कि शिकारी निशाना ले पाते, टाइगर जंगल में भागने लगा और 2 फायर भी किए गए, राम लखन सिंह जी ने भी किया और शिकारी ने भी किया, मगर वो निशाना सही नहीं लगा। वो दोनों ही निशाने चूक गए और वो टाइगर जंगल में गुम हो गया। और उसके बाद सुबह तक का इंतज़ार किया गया कि शायद वे वापस आए, मगर वो टाइगर वापस नहीं आया। और सुबह हाथियों की मदद से राम लखन सिंह, शिकारी बिली अर्जुन सिंह और जो गनमैन थे वो नीचे उतरे, उस बॉडी को रिकवर करके उस बॉडी को उनके परिजनों को दे दिया गया। और जब ये बॉडी को देने के लिए वन विभाग गांव पहुंचा तो वापस गांव वालों का आक्रोश जो था वो चरम पर हो गया था, क्योंकि इस बाघ ने अब घटनाएं दिन में भी करना शुरू कर दिया था, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग होता है किसी के भी लिए, क्योंकि बाघ अक्सर रात में ही अपना शिकार करता है, मगर यहाँ पर ये बाघ जो है अब इतना निडर हो गया था कि इसने दिन में ही हमला करके संतोष को मार दिया था। तो अब मिलानी का जो डेपो था वहाँ पर भी काफ़ी आतंक की स्थिति हो गई थी। मज़दूरों ने काम करने को मना कर दिया था और इतने पहरा होने के बाद भी अगर वहाँ से उठा लिया जाए किसी व्यक्ति को, तो ये वन विभाग के लिए भी बहुत ही शर्म वाली बात थी। और फिर पहरा और बढ़ा दिया गया। दोस्तों, इसने अगली जो घटना की थी ये 2 दिन बाद ही की थी। इसने एक
ट्रैकमैन जो होता है, यानी कि जो एक रेलवे विभाग में एक ट्रैकमैन होता है स्टेशंस पे, जो कि पटरियों की जांच करता है। तो प्रेम नाम का ये व्यक्ति जो कि वहाँ पर ट्रैकमैन था, वो रात में पटरियों की जांच करने के लिए पटरियों पर जा रहे थे टॉर्च के साथ। साथ ही साथ इनके साथ जो थे वो शिकारी भी इनके साथ थे। ठीक है। और दोस्तों ये लोग पटरियों की जांच कर रहे थे, शिकारियों के पास गन थी, और पटरी के इस तरफ शिकारी थे और पटरी के उस तरफ प्रेम बाबू चल रहे थे, सभी साथ चल रहे थे बात करते हुए। इतने में ही एक मालगाड़ी वहां से निकली, और जैसे ही वो मालगाड़ी वहां से निकली तो इस तरफ शिकारी और फॉरेस्ट के जो कर्मी थे वो थे, और पटरी के उस तरफ प्रेम बाबू थे। ठीक है। और जैसे ही वो ट्रेन वहां से गुजरी और वो जैसे ही वहां से निकल गई, तो शिकारी और जो फॉरेस्ट कर्मी थे उन्होंने जब जैसे ही सामने देखा तो वहां पर प्रेम बाबू नहीं दिखे। दोस्तों, इस टाइगर ने कुछ ही सेकंड के अंदर प्रेम बाबू को मारा, दबोचा और उन्हें जंगल में लेकर गायब हो गया। और ये किसी फिल्मी सीन की तरह ही था कि ट्रेन गुजरती है बीच में से और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, घटना हो जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से था। और अब वन्यकर्मी और जो शिकारी थे ये वापस उस जंगल की तरफ भागे, वहां पर क्योंकि खून के निशान और घसीट के निशान दिख रहे थे। तो जैसे ही वो जंगल की तरफ भागे तो इन्हें उसकी लाश नहीं मिली, और क्योंकि ये दो लोग ही थे और जंगल काफी घना था, तो जंगल में और अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। और इन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग से काफ़ी सारे शिकारी और जो वनकर्मी होते हैं वो आए, और जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो वहीं रेलवे लाइन जो थी उससे 200 मीटर अंदर जंगल में प्रेम बाबू की जो लाश थी वो करीबन 20% खाई हुई लाश वहां मिल गई, और उसे रिकवर किया गया। और रिकवर करने के बाद उसे स्टेशन पर ले आए, और रात भर इंतज़ार किया गया कि शायद वो टाइगर जो है वो वापस इस बॉडी पर आए या वो आसपास दिखे। सर्च किया गया मगर इस टाइगर का कोई भी पता नहीं था। और सुबह इस बॉडी को प्रेम बाबू के घर वालों को पोस्टमार्टम के बाद दे दिया गया। दोस्तों, अब राम लखन सिंह जी के भी सब्र का बांध टूट चुका था। इतने सारे शिकारी वन कर्मियों के पहरेदारी के बाद भी घटनाएं हो रही थी। अब राम लखन सिंह जी ने खुद ही कमान संभाली और दिन में ही एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे जंगल को छाना गया, मगर इस टाइगर का कोई भी पता नहीं था। इस टाइगर को अब पहचान लिया गया था टाइगर के पग मार्क से, और टाइगर का वो कैसा दिखता है वो भी लोगों को अब पता चल चुका था। तो इसे ढूंढा जब गया तो ये वहाँ पर नहीं दिखा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टाइगर था दूसरे टाइगर्स के मुकाबले। तो इसे पहचानना अब काफ़ी आसान हो गया था, मगर ये तब भी वहाँ नहीं मिला और पहरेदारी को और बढ़ा दिया गया। दोस्तों, वहीं मैलानी डेपो के पास में ही एक चौकीदार जो था, वो चौकीदार, सर्दी का समय था, तो वो चौकीदार रात में आग जलाकर बैठा हुआ था, और काफ़ी 2-3-4 लोग और भी उसके साथ बैठे हुए थे आग जला के। ठीक है। और दोस्तों, अक्सर ये आपने सुना भी होगा कि जो ये जंगली जानवर होते हैं ये आग से बहुत डरते हैं। ठीक है। तो आग जलाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। जब भी अगर इस तरह का कोई खतरा होता है, अगर कोई आग के पास बैठा होता है तो वहाँ पर टाइगर या लेपर्ड नहीं आते हैं। तो जो चौकीदार थे वो और 2 व्यक्ति और वहाँ पर आग ताप रहे थे, और साथ ही साथ में देख भी रहे थे कि कोई चोर लकड़ियाँ नहीं ले जाए। तो इस तरह की पहरेदारी वो कर रहे थे। अच्छा दोस्तों, रात का 1 बज रहा था और चौकीदार वहीं बैठे हुए थे। ये जो दोनों व्यक्ति थे ये वहीं के वर्कर थे जिनकी रात की ड्यूटी थी। तो शायद ये किसी काम से अंदर की तरफ गए, और जैसे ही ये गए वो टाइगर पीछे से आया, और उसे आग से भी डर नहीं लगा, और उसने उस चौकीदार को वहीं पकड़कर दबोच लिया और वहीं उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसे घसीटता हुआ थोड़ा सा अंदर की तरफ ले गया। जब शोर हुआ, जब चीख की आवाज़ आई तो सभी लोग भागते हुए आए वहाँ पर, और उन्होंने देखा तो वहाँ पर खून के निशान, घसीट के निशान, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। ठीक है।
तो फिर से पीछा किया गया उस टाइगर का, और इस बार टाइगर दिखा भी, और टाइगर को शिकारी ने एक गोली भी मारी, मगर किसी वजह से वो जो गोली थी वो निशाने से चूक गई, और टाइगर डर के मारे, क्योंकि गोली की आवाज़ जो होती है वो बहुत तेज़ होती है जिससे जानवर डर जाते हैं, तो ये टाइगर जो था वो भाग गया। दोस्तों, अगली घटना जो इसने की, इसने गांव के ही एक शिकारी को मार दिया था। उसके पास बंदूक थी। उसने सोचा कि ये जो शिकारी है या जो वन विभाग है, ये शायद शेर को मारना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए ये मार नहीं पा रहे हैं। तो शायद इसमें काफ़ी हिम्मत हो गई और ये जंगल में निकल पड़ा रात में, उस शेर की तलाश में, उस टाइगर की तलाश में। और अगले दिन जब शिकारी और वन विभाग जो थे वो सर्च कर रहे थे, तो इन्हें एक बंदूक मिली और थोड़ी सी दूर पर ही उस व्यक्ति की खाई हुई लाश मिली। तो जब गांव पे पता किया गया तो पता चला कि वो गांव का ही एक व्यक्ति था, और जिसके पास बंदूक थी, और वो काफ़ी डर के माहौल में जी रहा था। तो एकदम से उसने ये डिसाइड किया कि उसे जंगल जाना है, और वो जंगल पहुंच गया अकेला। और रात में जब वो टाइगर को ढूंढ रहा था तो टाइगर ने इसे ढूंढ लिया और शायद इसे मार दिया। दोस्तों, गांव वालों को कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस बताने के बाद वन विभाग वापस इसे ढूंढने में लग गया। अब स्वयं चीफ जो थे वहाँ के, राम लखन सिंह, वो भी एक टुकड़ी में शामिल हो गए और इसे ढूंढना शुरू कर दिया। ये टाइगर जो था, ये वन विभाग की नाक के नीचे घटनाएं कर रहा था। और अगली घटना जो इसने की दोस्तों, इसने एक गांव वाले लड़के को ही मार दिया। उसकी माँ घर पर इंतज़ार कर रही थी। वो गन्ने के खेत में काम कर रहा था अपने साथियों के साथ, और ये टाइगर जो था, इसने सभी के सामने उसे मार दिया और उसे घसीटता हुआ गन्ने के खेत में ही घुस गया। दोस्तों, जब वन विभाग वहाँ पहुँचा तो टाइगर वहाँ नहीं था, और इस व्यक्ति की, जो कि 21 साल का एक लड़का था, उसकी लाश वहाँ पर मिली, जो कि काफ़ी हद तक खाई जा चुकी थी। और उसके बाद राम लखन सिंह जी ने और शिकारियों को इकट्ठा किया और इस टाइगर की तलाश में उस पूरे इलाके को सर्च करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इनके पास 5 हाथी थे, और उन पांचों हाथी पर शिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वन्यकर्मी, ये सब बैठकर इसे ढूंढने लगे। और राम लखन सिंह जी भी उसी में से एक जो हथिनी थी उसके ऊपर बैठे हुए थे, जिसका नाम था पवनकली। दोस्तों, ये जो पवनकली हथिनी थी, ये वन विभाग से पहले किसी राजा के यहाँ थी, और इसे बचपन से ही शेरों के शिकार के लिए ट्रेन किया गया था। 1972 में टाइगर को नेशनल एनिमल घोषित करके उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए थे, प्रोजेक्ट टाइगर। उसके पहले शिकार जो था वो इलीगल नहीं हुआ करता था, तो राजा महाराजा या बड़े शिकारी काफ़ी शिकार किया करते थे। तो ये हथनी उन्हीं में से किसी एक राजा के पास थी, और जो इस पर बैठकर शिकार किया करते थे। तो बचपन से ही जब इसने शेरों के शिकार के लिए अपना काम किया हुआ था, तो इसे शेरों के शिकार से डर नहीं लगता था, शेरों के सामने से जाने से डर नहीं लगता था। दोस्तों, ढूंढते ढूंढते करीब 3 घंटे हो चुके थे, और एकदम से एक झाड़ी में शेर का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। और दोस्तों, जैसे ही ये उस झाड़ी के पास हाथियों पर बैठकर पहुंचे, उस टाइगर ने भागने की बजाय सीधा सामने से हमला कर दिया, और सीधा पवनकली, जो कि हथिनी थी, उसके पांव पर एक वार कर दिया। और हथिनी भी बहुत तेज थी। हथिनी ने भी थोड़ा सा पीछे हटके इस पर चार्ज किया वापस, और उन्हीं शिकारियों में से एक शिकारी थे, जिनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, उन्होंने अपनी एक गोली इस टाइगर के कंधे पर दाग दी। ये जो कंधा होता है दोस्तों, इस कंधे से ही अटैच्ड होते हैं कुछ ऑर्गन्स, और उस ऑर्गन में अगर गोली लग जाती है तो टाइगर का बचना बिल्कुल ही मुश्किल होता है। टाइगर विद इन सेकेंड्स वहाँ पर गिर जाता है। मगर जैसे इसको ये गोली लगी दोस्तों, गोली लगने के बाद ये वापस जंगल की तरफ भाग गया, और उस जो खून इसकी बॉडी से गिर रहा था, उस खून का पीछा करते हुए वापस ये सारे 5 हाथियों पर बैठे हुए लोग वहाँ पीछा करने लगे, और वहीं पर देखा कि टाइगर गिरा हुआ पड़ा हुआ है और उसकी सांसें चल रही है।
और फिर राम लखन सिंह जी के इशारे पर उसे 3 या 4 गोलियां और मारी गई ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो टाइगर मर चुका है, क्योंकि एक घायल टाइगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। दोस्तों, 3 गोलियां लगने के बाद ये वहीं ख़त्म हो गया, यानी कि टोटल इसे 4 गोलियां लगी थी। और कुछ देर वन विभाग ने इंतज़ार किया ताकि कोई हरकत ना हो इसकी बॉडी में। और जब इन्होंने देखा कि काफ़ी देर से कोई हरकत नहीं है, तो फिर उसके बाद वो लोग नीचे उतरे और इस टाइगर की बॉडी को रिकवर किया गया और पहचान किया गया कि ये वही टाइगर है। देखा गया तो ये टाइगर जो था करीब 5 साल की उम्र का था, जो वन विभाग को पता चल गया था। फिर इसकी बॉडी को लेकर जब ये पोस्टमार्टम के लिए इसको हॉस्पिटल में दिया गया, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि इसके इसके दाहिने पंजे में एक चोट का काफ़ी पुराना निशान था, जिसकी वजह से ये तेज़ भाग नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ इसके जो कैनाइन दांत होते हैं, 3 में से एक कैनाइन दांत टूटा हुआ था, जिसकी वजह से ये नेचुरल प्रे यानी कि जो नेचुरल शिकार होते हैं, डियर हो गया यानी कि हिरन हो गए, और बाकी जो जंगली जानवर होते हैं जिनका ये शिकार करता है, उन लोगों को आसानी से ये मार नहीं पा रहा था। क्योंकि ऐसे शिकारों को मारने के लिए आपके पास स्पीड भी होना चाहिए, क्योंकि इसका पाँव घायल था जिसकी वजह से ये तेज़ नहीं भाग पाता था। और दूसरा, आपके कैनाइन दांत बिल्कुल सही होने चाहिए, और वो कैनाइन दांत में से भी एक दांत इसका टूटा हुआ था। हो सकता है किसी और टाइगर से टेरिटरी फाइट के दौरान इसको वो निशान या वो उसको घाव लगे हों, वो दांत टूटा हो, जिसकी वजह से ये अब नेचुरल शिकार नहीं कर पा रहा था, और जिसकी वजह से ये गांव के पास एक्टिव हो गया था, और इसने ये घटनाएं करना शुरू कर दी थी। दोस्तों, इस तरह से इस आदमखोर का अंत हुआ, मगर इसकी कहानियाँ आज भी वहाँ बताई जाती है, और वहाँ पर आज भी इसे दुधवा का भूत कहा जाता है। दोस्तों, अगली कहानी जो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ वो काफ़ी चर्चित कहानी है। और जिस आदमखोर की ये कहानी है, उस आदमखोर की इस किस्से ने इस देश को 2 भागों में बांट दिया था। ये कहानी क्या थी, ये आपको अगली पार्ट को देखना होगा, जिसके अंदर मैं आपको ये कहानी बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।